एसएम न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएम न्यूज द्वारा शुरू की जाने वाली एक नई सीरीज का। वो सीरीज होगी भारत के सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन की दिशा और दशा भारत में क्या है, कैसे सुधारा जाए, क्या कारण है, इस तरीके की होगी। तो इसकी शुरुआत के लिए हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम सामाजिक परिवर्तन की जो लड़ाई है इसकी थोड़ी सी जानकारी लेना और देना चाहूँगा कि ये आंदोलन कैसे शुरू हुआ और यहाँ तक कैसे पहुँचा। तो इस आंदोलन की शुरुआत, सामाजिक परिवर्तन की जो लड़ाई है, इसकी शुरुआत तथागत गौतम बुद्ध ने 2500 साल से ज़्यादा समय हो गया तब शुरू की थी। गौतम बुद्ध के बाद करीब 400-500 साल के बाद सम्राट अशोक ने उस लड़ाई को आगे बढ़ाया और सम्राट अशोक के बाद लंबे अंतराल के बाद करीब 1500 साल के बाद इस देश में संत कबीर और संत रविदास पैदा हुए, जिन्होंने इस सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई को गति दी दोबारा। उसके बाद फिर कबीर और रविदास जी के करीब 350-400 साल के बाद फिर इस देश में ज्योतिबा फुले पैदा हुए। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई को गति दी। ज्योतिबा फुले के साथ साथ में नरेना गुरु घासीदास, पेरियार रामास्वामी नायकर, छत्रपति साहू जी महाराज, ये बीच में बहुत लोग आए। उसके बाद बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने शुरुआत की। करीब 1916 से बाबा साहब की शुरुआत होती है सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई के संघर्ष की। और बाबा साहब इस पूरी लड़ाई में, अगर हम तथागत गौतम बुद्ध को और अशोक को छोड़ दें, तो कबीर के बाद जो सामाजिक परिवर्तन का जो संघर्ष चला उसमें सबसे ज़्यादा सफलता बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को मिली। क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर से पहले संघर्ष तो चले, मूवमेंट चले, लेकिन वो सामाजिक धरातल पर, वैचारिक धरातल पर चलते रहे। उसका जो आधिकारिक रूप से जो अधिकार मिलने चाहिए थे वो बाबा साहब के समय में बाबा साहब ने दिलाए। और ऐसा मैं कल पढ़ रहा था कि 3000 साल के, भारत के 3000 साल के इतिहास में, खास करके अशोक के जाने के बाद 3000 साल के भारत के इतिहास में बाबा साहब इस लड़ाई को एक निर्णायक दौर पे लेके गए, जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और रूप से सक्षम थी। और बाबा साहब ने पूरी जिंदगी संघर्ष करने के बाद इस देश में संवैधानिक व्यवस्था की, लोकतंत्र की व्यवस्था की, जिसमें सभी को हक, हकूक और अधिकार मिले। आज हमें जो आज़ादी है, हमारे समाज के लोगों को जो आज़ादी है, पढ़ लिख करके अच्छे अच्छे पद मिले, नौकरी मिली, ये सिर्फ बाबा साहब की देन है, मेरा ऐसा मानना है। बाबा साहब के बाद फिर एक वैक्यूम सा हो गया इस देश में, और उसके बाबा साहब के जाने के करीब 30 साल बाद कांसीराम साहब ने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया। और कांसीराम साहब के बाद मूवमेंट में कोई गैप नहीं रहा। कांसीराम साहब के जाने के बाद बहन कुमारी मायावती जी ने उस नेतृत्व को, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई के नेतृत्व को सक्षमता के साथ में चला रही हैं। तो ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण काम किए वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति ने किए। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर दुनिया में सबसे ज़्यादा शिक्षित और पढ़े लिखे व्यक्ति थे, तो उन्होंने
जो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई थी उसको एक अंत तक, एक ऊंचाई तक पहुंचाने में सफल रहे। और उसके बाद दूसरा उदाहरण साहब कांसीराम का है। साहब कांसीराम भी उच्च शिक्षा प्राप्त थे, उच्च अधिकारी थे, और उन्होंने जो बाबा साहब जहां से छोड़ करके गए थे, नारा दिया था कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, कांसीराम करेंगे पूरा। तो कुछ हद तक कांसीराम साहब ने बाबा साहब के उस अधूरे मिशन को गति दी और एक निश्चित ऊंचाई तक लेकर के गए। तो मैं कहना यह चाह रहा हूं कि इस मूवमेंट में सबसे ज्यादा जो भूमिका रही, निर्णायक भूमिका जिन्होंने निभाई, वो थे पढ़ा लिखा होना, पढ़े लिखे शिक्षित होना। लेकिन एक विडंबना है, पढ़ा लिखा व्यक्ति ही आंदोलन को एक चरम तक ले जा सकता है, ये मैंने इस इतिहास को बताने की कोशिश की है। लेकिन इस सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन को जो तथागत गौतम बुद्ध ने शुरू किया था और बाबा साहब ने जिसको संवैधानिक अधिकार हमें दिए थे, उस सामाजिक आंदोलन को, परिवर्तन के आंदोलन को षड्यंत्रकारी तरीके से मात्र एक आरक्षण की लड़ाई में, आरक्षण की मुहिम में बदल दिया गया है। ये जो सुविधाभोगी लोग हैं, सुविधाभोगी, ये बाबुओं के पतन की पराकाष्ठा है। ये जो सामाजिक आंदोलन पूरे देश का आंदोलन न होकर के, पूरे समाज का आंदोलन न होकर के, केवल मुट्ठी भर पढ़े लिखे इन बाबुओं का आंदोलन होकर के रह गया है, जो पूरे देश में करीब संख्या में 1 करोड़ के आसपास होंगे। और इस पतन की जो पराकाष्ठा है, उसके लिए बाबूजी लोग जिम्मेदार हैं। करीब 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी का झुंझुना दे करके 125 करोड़ लोगों को करीब, जो हाशिए पर हैं आज भी, उनको आधुनिक लोकतांत्रिक प्रणाली में गुलामी के जीवन में झोंक दिया है। जिन लोगों में अन्याय, अत्याचार, अपमान आदि के खिलाफ दहाड़ते हुए समाज का नेतृत्व करने की क्षमता थी या क्षमता है, वही लोग आज मात्र बाबू बनकर अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए उन शोषकों के आगे बकरे की तरह मिमिया रहे हैं। ये बड़ी दुखद स्थिति है। बाबा साहब ने ये सोचा था कि बाबा साहब जब विदेश से पढ़ करके आए थे, और जो बाबा साहब ने जो दहाड़ के साथ काम किया, जिस बहादुरी के साथ काम किया उन विपरीत परिस्थितियों में, तो बाबा साहब ने ये सोचा था कि हमारा समाज अगर उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेगा तो सामाजिक परिवर्तन का जो गति होगी, जो काम होगा, बहुत तेजी के साथ होगा। लेकिन वो पढ़े लिखे व्यक्ति, वो पढ़े लिखे बाबू बकरी की तरह मिमिया रहे हैं और अपना पेट पालने के लगे हुए हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो आरक्षण लाभार्थी जितने भी रहे, चाहे बाबू रहे, चाहे बड़े अधिकारी रहे, किसी भी तरीके के रहे, चाहे पढ़ाई में बोलिया, तो आरक्षण द्वारा ये जो कृतज्ञता है भारत के आम नागरिकों के साथ में, जो 125 करोड़ रह गए जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला, और 125 करोड़ के गिनती में हमें जो लाभ मिला 1% लोगों को, तो वो शायद हमारे पढ़े लिखे लोगों ने उन 125 करोड़ लोगों के साथ में धोखाधड़ी की है, धोखाधड़ी कर रहे हैं। वो धोखाधड़ी से कम नहीं है। जो बाबा साहब ने सोचा था, या साहब कांसीराम ने जो एक फॉर्मूला दिया था, पे बैक टू सोसाइटी, बाबा साहब ने भी कहा था कि हमें अपनी तनख्वाह का 20वां भाग समाज के लिए देना चाहिए। साहब कांसीराम ने उसमें 3 चीजें लगाई, टाइम, टैलेंट एंड ट्रेजरी। पे बैक टू सोसाइटी का एक फॉर्मूला दिया था। उस सिद्धांत की स्वीकृति का अभाव
हमारी बुनियादी समस्या है, क्योंकि हमने पढ़े लिखे इन बाबुओं ने, नौकरी वालों ने बाबा साहब की बात को नहीं माना कि अपनी आय का 20वां भाग समाज के लिए देना है, पे बैक करना है। साहब कांसीराम ने टाइम टैलेंट मुख्य थे और ट्रेजरी, तो ना तो इन पढ़े लिखे लोगों ने टाइम दिया मूवमेंट के लिए, ना अपना टैलेंट दिया और ना ही पैसा दिया। इस कारण क्या हुआ? इस कारण ये हुआ कि व्यक्तिगत रूप से बहुजन समाज के लाखों करोड़ों कर्मचारी, अधिकारी, व्यापारी अपना तो उन्होंने विकास कर लिया, सुखी सुविधा भोगी जीवन जी रहे हैं, लेकिन जिस समाज या संगठन से ये लोग जुड़े हैं या वहां से जहां से आते हैं, वो समाज और वो संगठन आज जर्जर हालत में है, दयनीय हालत में है। तो ऐसा व्यक्तिगत सफलता कि हम व्यक्तिगत रूप से सफल हैं लेकिन सामाजिक रूप से असफल हैं, ये विरोधाभास क्यों है आखिर? कि जब इतनी बड़ी तादाद में, जब अकेले डॉक्टर अंबेडकर, अकेले मान्यवर कांसीराम ने इतना बड़ा इस देश में परिवर्तन करके दिखा दिया, तो आज करोड़ों पढ़े लिखे लोग हैं, करोड़ों सुविधा भोगी लोग हैं, लेकिन फिर जो हमारा सामाजिक या जो राजनीतिक संगठन है वो क्यों चरमरा रहा है, वो क्यों खत्म हो रहा है, ये विरोधाभास क्यों है? जब हम संपन्न हुए हैं तो हमारा समाज भी संपन्न होना चाहिए था, हमारे संगठन भी संपन्न होने चाहिए थे, लेकिन ये विरोधाभास है, दोनों में संतुलन नहीं है। हमारी व्यक्तिगत सफलता और हमारी सामाजिक, संगठनिक और राजनीतिक सफलता में अंतर विरोध है। कहीं न कहीं जब तक समाज ये पिछड़ा रहेगा तब तक हमारा व्यक्तिगत हमारा जो फायदा है, व्यक्तिगत जो हमारी सफलता है, वो एक समाज के साथ में छलावा मात्र है। इसके बाद बात आती है पढ़े लिखे लोगों के लिए कि जातियों का जो शिकार समुदाय है, खास करके SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, इस समाज में एक विकृति की घुसपैठ कर दी गई, एक विकृति पैदा कर दी गई। विकृति किसने पैदा की? ये जो खड़ी व्यवस्था है, ये जो ब्राह्मणवादी जो खड़ी व्यवस्था है, जो तथागत गौतम बुद्ध ने ऐसी कर दी थी, मान्यवर साहब कांसीराम ने भी हिलाई थी, सबको हक अधिकार दिए, तो इस खड़ी व्यवस्था को जो स्टेटस को रखना चाहते हैं, तो जो ऊपर बैठे हैं, जो बेनिफिशियरी ऑफ द सिस्टम हैं, इन बेनिफिशियरी ऑफ द सिस्टम ने इन लोगों के पढ़े लिखे लोगों में क्या विकृति पैदा कर दी? एक घुसपैठ की भारी तादाद में और एक विकृति पैदा कर दी कि किसी भी छोटे से कारण से, छोटे नगण्य कारण से बड़े से बड़े व्यक्ति को, नेता को तुरंत खारिज कर देना कि मेरी औकात कुछ नहीं है साहब कांसीराम के या बहुजन नेतृत्व के आगे, लेकिन मैं तुरंत उनके कामों पर किंतु परंतु करके तुरंत हम खारिज कर देते हैं। हमें ये लगता है कि ये मेरी सोच है, ये मैं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा है नहीं। ये जो घुसपैठ करा दी गई है, ये जो विचारों की घुसपैठ है, जो सवालों की घुसपैठ है, ये घुसपैठ कहीं बाहर से कराई जा रही है और हम उस साजिश में आकर के तुरंत अपने नेताओं को खारिज कर देते हैं।
हम नेतृत्व को स्वीकार नहीं करना चाहते, नेतृत्व पे किंतु परंतु करते रहते हैं। और ऐसा मैंने जो इतिहास, खास करके जो 158 साल का इतिहास जो ज्योतिबा फुल्ले से शुरू होता है, तब से लेकर के मैंने अब तक देखा है कि जब भी जिस महापुरुष ने समाज के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए संघर्ष किया, उस समय मौजूद बुद्धिजीवी लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, उनके काम में किंतु परंतु करते रहे, रुकावट डालते रहे। खास करके मैं बाबा साहब की बात करूंगा। बाबा साहब जब काम कर रहे थे तो पढ़े लिखे लोग हमेशा किंतु परंतु करते रहते थे, उन्हें सिर्फ अपना फायदा दिखता था। बाबा साहब के नेतृत्व में बहुत सारे लोग, खास करके पढ़े लिखे लोग, किंतु परंतु करते रहते थे, साथ नहीं देते थे बाबा साहब का। तब बाबा साहब ने कहा था, बहुत दुखी होकर के 18 मार्च 1956 को, कि इन पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है। उसके बाद बाबा साहब ने कहा था गांव के लोगों को संबोधित करके कि मैं आपके लिए काम करूंगा, मैं लाठी लेकर के आगे चलूंगा, आप मेरे साथ चलना। मान्यवर कांशीराम साहब के साथ भी यही हुआ। मान्यवर कांशीराम साहब ने 20 साल मेहनत करके वाम सेव का संगठन बनाया। हालांकि वाम सेव का संगठन सब कर्मचारी और अधिकारी लोगों का था, तो पढ़े लिखे लोगों ने साथ भी दिया। बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों ने कांशीराम साहब का साथ दिया, 20 साल तक साथ दिया। बहुजन समाज पार्टी बनी। बहुजन समाज पार्टी बनने के बाद पुनः उन पढ़े लिखे लोगों ने एक बहुत बड़ा सेटबैक साहब कांशीराम को दिया। जिस वाम सेव को साहब कांशीराम ने 20 साल मेहनत करने के बाद अपनी पूरी जवानी लगा करके, जिंदगी के जवानी का टाइम लगा करके, पैदल चल के, सड़कों पे चल के साहब कांशीराम ने और बहन कुमारी मायावती ने अपनी जवानी सड़कों पे पैदल भूखे प्यासे रहते हुए, गर्मी ठंड नहीं देखा, अपनी जिंदगी के 20 साल लगाए इस समाज को तैयार करने में, पढ़े लिखे लोगों को तैयार करने में। लेकिन जब रिजल्ट देने का काम आया, कांशीराम साहब ने सोचा कि इन 20 साल में जो लोगों को तैयार किया है वाम सेव के माध्यम से, वो अब समाज के लिए कुछ काम करेंगे। जब काम करने का समय आया तो उन्होंने बहुत भारी सेटबैक दिया और 110 लोग जो वाम सेव के साहब कांशीराम साहब के साथ चले थे, वो कांशीराम साहब को धोखा दे करके बिक गए, टूट गए। कांग्रेस ने उनको खरीद लिया। तो ये सेटबैक तब लगा। तो मेरा कहने का मतलब है, खास करके पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी लोगों से, क्योंकि मैं उनको इसलिए बार बार कहता हूं कि समाज का नेतृत्व इन्हीं की जिम्मेदारी है, क्योंकि इन्होंने हमारे महापुरुषों के त्याग, तपस्या और बलिदान का सबसे ज्यादा फायदा इन पढ़े लिखे नौकरी वाले लोगों को मिला है, जो पूरे समाज के करीब 1% मात्र हैं। तो जो बाकी के रह गए हमारे 125 करोड़ लोग, उनके साथ हम धोखा कर रहे हैं। और इस तरीके से जो ये घुसपैठ की गई, विकृति पैदा की गई कि बड़े से बड़े नेता को छोटे से छोटे कारण पर रिजेक्ट कर देना, खारिज कर देना। लेकिन सोचो, पढ़े लिखे लोगों को ये सोचना चाहिए, ये आखिर कब तक चलेगा? कितने लोगों को हम निकालेंगे? कितने नेतृत्व और नेताओं को हम खारिज करेंगे? इस तरीके से तो नेता भी खत्म हो जाएंगे, नेतृत्व भी खत्म हो जाएगा और हम अकेले रह जाएंगे। जो हम किंतु परंतु करते हैं वो हम अकेले रह जाएंगे और समाज पुनः गुलामी के गर्त में चला जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। हम दुहाई देते हैं दूसरों की। हमारे पढ़े लिखे लोग, मैंने अक्सर देखा है, एक सीख देते हैं, दुहाई देते हैं
कि बहुजन समाज पार्टी को या वाम सेप को आरएसएस की तरह काम करना चाहिए। तो वो दुहाई तो देते हैं, सीख तो देते हैं, लेकिन करेगा कौन? काशीराम साहब तो चले गए, बाबा साहब तो चले गए, बहन कुमारी मायावती हैं, वो कितना करेंगी? और इस फायदा ये क्यों घुसपैठ करते हैं? इस विकृति की घुसपैठ इसलिए की जाती है कि अपने नेता को खारिज करें। जब हमारा नेता खारिज हो जाएगा तो फिर कहीं तो ये जगह ढूंढेंगे, ये पढ़े लिखे लोग या नेता लोग कहीं तो जगह ढूंढेंगे। उसके लिए वो तैयार बैठे हैं। जो षड्यंत्रकारी समाज के लोग हैं, जो ये विकृति की घुसपैठ कराते हैं, जो षड्यंत्र करते हैं, वो लपकने के लिए तैयार बैठे हैं। साम दाम दंड भेद छल कपट षड्यंत्र के तहत वो जाल बिछाए बैठे हैं कि किसी के जाल में तो फंसोगे। और ये हो रहा है। कई बार तो पढ़ा लिखा बच्चा, अक्सर ये देखा होगा, पढ़ लिख करके एक बड़ा सफल व्यक्ति बन गया, उच्च अधिकारी बन गया। वो कई बार अपने समाज की तो छोड़ो, अपने घर के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को पहचानना बंद कर देता है, उनसे मिलना बंद कर देता है। तो क्या होगा? तो बच्चे का क्या हम परिवार से नाम काट देंगे? क्या हम अपने नाम रजिस्टर से काट लेंगे परिवार के? और हो रहा है यही कि जो व्यक्ति पढ़ लिख करके जो समाज को नेतृत्व दे सकता था, वो समाज से कट गया। हमने काट दिया, घर वालों ने काट लिया, समाज ने काट दिया। और वो कहीं ना कहीं जिसे हमारा नेतृत्व करना चाहिए था, वो जो है विरोधी के जाकर के चाहता है। और विरोधी यही चाहता है कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति दहाड़ के साथ में नेतृत्व कर सकता था, वो सब जो है उनके खाते में चला गया, या निष्क्रिय हो गया, या समाज से कट गया, या घर से कट गया। वो यही चाहते हैं। और हम उनकी चाहत को, हमारे पढ़े लिखे व्यक्ति उनकी चाहत को दिन रात पूरा करने में लगे हुए हैं। तो अब मैं आता हूं किंतु परंतु, क्योंकि हमारे बहुजन समाज के बुद्धिजीवी बहुत ज्यादा किंतु परंतु करने में लगे हुए हैं। किंतु परंतु किसका? कि जो विकृति की घुसपैठ की गई षड्यंत्रकारियों के द्वारा नागपुर की फैक्ट्री से जो सवाल बन करके आ रहे हैं, उन सवालों को लेकर किंतु परंतु नेतृत्व पर, बहन कुमारी मायावती जी पर किंतु परंतु करते रहते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि भारत में अभी करीब 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं और काफी लंबे समय से 5, 6, 7 ही पार्टी नेशनल पार्टी रही हैं। उसमें बहुजन समाज पार्टी भी एक राष्ट्रीय पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी अब तक के इतिहास में, देश के 73 साल की आजादी के इतिहास में, बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी रही है कि जहां संविधान के रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का उद्बोधन और उद्घोष जय भीम के नाम से हर मंच से कहीं भी खुलेआम इसका कार्यकर्ता करता है, रहा है और करता है। यही एक ऐसी पार्टी है जिसने सबसे ज्यादा बहुजन महापुरुषों के नामों पर स्कूल बनाए, विश्वविद्यालय बनाए, अस्पताल बनाए, जिला बनाए, स्मारक बनाए। और यही एक वो मात्र पार्टी है जो मात्र 11 साल में सत्ता में आ गई और मात्र 13 साल में जिसको राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा मिला, और तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी। 1997 से लेकर के आज तक बहुजन समाज पार्टी
तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी वोट के आधार पर रही है। और यही एक वो पार्टी है देश में, बहुजन समाज पार्टी ही ऐसी पार्टी है जहां विधानसभा से लेकर प्रदेश तक, देश तक, राष्ट्रीय स्तर तक इसका नेतृत्व सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज के लोग करते हैं। यही वो पार्टी है जिसके शासनकाल में उत्तर प्रदेश में 4 बार में करीब 7 साल का जो शासनकाल रहा, उसमें सबसे ज्यादा अगर नौकरी मिली तो बहुजन समाज पार्टी के शासन में, सबसे ज्यादा अगर सरकारी वकीलों की नियुक्ति हुई तो इस पीरियड में हुई, सबसे ज्यादा ठेकेदार बने तो बहुजन समाज पार्टी में बने। और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी लंबी लिस्ट है, आगे फिर कभी बताएंगे। तो ये देश के इतिहास में वो काम हुए जो 70 साल में किसी पार्टी ने नहीं करे। और जो बहन कुमारी मायावती का मुख्यमंत्री का काल रहा 4 बार, ये इस बात का रिकॉर्ड है कि देश में किसी भी मुख्यमंत्री ने इतनी मजबूती के साथ, इतनी निर्भयता, निडरता के साथ ऐसी कोई सरकार किसी मुख्यमंत्री ने आज तक नहीं चलाई। 73 साल की आजादी में ऐसा कोई मुख्यमंत्री आज तक भी पैदा नहीं हुआ जो बहन कुमारी मायावती जी के मुकाबले की सरकार चला पाता। तो ये आप राजनीति करें, पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग, नेता लोग राजनीति करें, करनी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन राजनीति में आप किसी व्यक्ति से, किसी नेतृत्व से सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। बहन कुमारी मायावती जी से भी सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमें यह सोचना पड़ेगा कि हम किसका विरोध कर रहे हैं। ये जो मैंने इतिहास बताया, महापुरुषों से लेकर के बीएसपी तक का, देश में जो तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है, तो हमें असहमति या किंतु परंतु करने से पहले हम ये सोचें जरूर कि हम विरोध किसका कर रहे हैं। सिर्फ अपने नेताओं का? हमारे अंदर त्याग की भावना कितनी है, हमें यह सोचना पड़ेगा। आज जो नेतृत्व उभर के आ रहे हैं दुनिया भर के, या जो पैदा किए जा रहे हैं, या जो षड्यंत्रकारी सोच के तहत पैदा किए जा रहे हैं इस देश में, देश के हर कोने में और खासकर उत्तर प्रदेश में, तो आप सोचें, क्या किसी के अंदर इतनी क्षमता है कि आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक ले जा सके? किसी के अंदर इतनी सोच है कि वो मात्र 11 साल में कोई राष्ट्रीय पार्टी बना सके? ये किंतु परंतु करने से पहले ये सोचना पड़ेगा। और जितनी ऊर्जा, जितनी शक्ति हमारा बुद्धिजीवी वर्ग इस पार्टी को और पार्टी की मुखिया को खत्म करने में लगा रहा है, वही ऊर्जा अगर हमारा ये वर्ग मनुवाद को और मनीवादी पार्टियों को खत्म करने में लगाए तो बहुत अच्छा होगा। सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई के लिए अच्छा होगा, देश के लिए अच्छा होगा, समाज के लिए अच्छा होगा। आप सोचिए कि जिस नेतृत्व ने, कांशीराम साहब ने, बहन कुमारी मायावती ने कितना संघर्ष किया, कितना त्याग किया, किंतु परंतु करने से पहले आज लोग कहते हैं कि सड़कों पे नहीं आती, आज लोग कहते हैं कि सतीश मिश्रा को गोद में बिठा लिया। तो मैं बताना चाहता हूं, इसमें बहन कुमारी मायावती जी का कोई रोल नहीं है। ये शुरुआत साहब कांशीराम ने की थी
और क्यों की थी, ऐसे सवाल साहब कांशीराम से जब उन्होंने ठाकुर और ब्राह्मण और बनिया को पार्टी में लेना शुरू किया तो इस तरीके के सवालों की बौछार लोगों पर भी, साहब कांशीराम पर भी की गई और साहब कांशीराम ने इसका जवाब दिया। वो जवाब फिर कभी बताऊंगा। उस मीटिंग में मैं मौजूद था, तो ये शुरुआत वहां से की गई। तो मेरा अपना निवेदन है, अपील है कि बने बनाए घर को आप लोग ना बिगाड़ें, इसको संवारने का काम करें और कम से कम संवार नहीं सकते तो उजाड़ने का काम ना करें। आप सोचिए उस महामानव कांशीराम की कुर्बानी, सोचिए उस लड़की की कुर्बानी जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। एक लड़की जो आईएएस बनने की तैयारी कर रही थी, साहब कांशीराम के कहने पर। उस समय कुछ भी नहीं था, 79 में कुछ भी नहीं था, कोई भविष्य नहीं था, कोई बीएसपी नहीं थी। उस समय साहब कांशीराम की बात पे भरोसा करके, अपना घरबार छोड़ करके, सब कुछ छोड़कर मिशन मूवमेंट की अंधेरी गलियों में, उस समय अंधेरा था, कुछ नजर नहीं आता था राजनीति में क्या होगा, उस अंधेरी गलियों में एक लड़की भरी जवानी में घर छोड़ करके आ जाती है और घर की तरफ मुड़ के नहीं देखा उसने। भूखे रहे, प्यासे रहे। मैंने वो कार्यालय देखा है करोल बाग में, एक पतला सा जीना, बिल्कुल पतला जीना और ऊपर 2 कमरे छोटे छोटे, जहां एक जानवर पे रहना पसंद नहीं करेगा। वहां मान्यवर कांशीराम साहब और उनके जो 2-4 लोग थे उसमें जमीन पर सोते थे। किस तरीके से पैदल चल चल करके साहब कांशीराम और बहन कुमारी मायावती जी ने ये मूवमेंट शुरू किया, ये संघर्ष शुरू किया, मैंने देखा है। क्योंकि मैं 1984 में मैं दिल्ली में आ गया था, 85 में मैंने देखा है जो कार्यालय हुआ करते थे वहां चारपाई तक नहीं होती थी लेटने के लिए। जो कार्यकर्ता थे जमीन पे लेटते थे। खाना कभी मिल जाए तो ठीक है, साहब कांशीराम बहन जी रात को पहुंचते थे तो जो खाना बनता था वो खत्म हो जाता था। कई बार भूखे पेट सोना पड़ता था। कई बार 2-2, 3-3 दिन पुरानी रखी हुई रोटी, बासी रोटी खानी पड़ती थी। भूल जाते हैं हमारे लोग कि उस समय एक लड़की ने समाज की परवाह नहीं की, घर की परवाह नहीं की, उस पर ताने कसे गए, उस पर लांछन लगाए गए, लेकिन उसने किसी की परवाह नहीं की। कितनी बार उसकी जान जोखिम में पड़ी। भूल जाते हैं हमारे समाज के लोग 3 जून 1995 की घटना, जहां बहन कुमारी मायावती जी को और एमएलए के साथ में घेर लिया गया था। वहां उनके बलात्कार की योजना थी, उनको मारने की योजना थी, और किस तरीके से भयभीत हो गए थे हमारे एमएलए पुरुष। तो वो अकेली बहन कुमारी मायावती थी जिसने उनको हिम्मत दिलाई और उस हिम्मत के कारण वो मुख्यमंत्री बने, सारे लोगों को मंत्री पद मिला। वो अगर नहीं होती, कोई और होता उसकी जगह, तो या तो बिक गया होता, या मर गया होता, या भाग गया होता। तो इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं उनके जीवन में रहीं। बिजनौर में एक बार इस तरीके से हो गया तो हमारे पार्टी के साथी अपने असला लेके, रिवॉल्वर लेकर के, ये लेकर के गए, वहां से करके निकाल करके छुड़ा के लाए। इतने संघर्षों के बावजूद कभी कोई किंतु परंतु नहीं की, कभी साहब कांशीराम से शिकायत नहीं की। जैसा साहब कांशीराम ने कहा वैसा किया। तो लोग आज भूल जाते हैं। आज कहते हैं कि ये बड़ी सुविधा परस्त हो गई, घर से नहीं निकलती, इनको सड़क पे आना चाहिए, इनको ये करना चाहिए। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवालात हैं। तो वो उनके संघर्ष को भूल जाते हैं। किस तरीके से अपने खून पसीने से साहब कांशीराम और बहन कुमारी मायावती ने अपने खून पसीने से भूखे प्यासे रह करके इस मूवमेंट को यहां तक पहुंचाया है। तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जिनमें हमारे महापुरुषों ने अपना खून पसीना दिया, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, और हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए हमारे समाज के लोगों को कि हम घर से नहीं निकलना चाहते,
आज 73 साल की आजादी में हम अपनी बहन और बेटी को घर से बाहर नहीं निकलना चाहते। अगर वो पढ़ने जाती है, 1 घंटा कहीं लेट हो जाती है, या नौकरी करती है, 1 घंटा कहीं लेट हो जाती है, तो 36 सवाल हम उससे पूछते हैं। कहाँ गई थी, क्यों गई थी, देर से क्यों आई। ये बहन कुमारी मायावती के साथ भी ऐसा हुआ, क्योंकि जो बामसेफ का काम होता था वो शाम को 6 बजे शुरू होता था। 5-6 बजे के बाद जब लोगों की छुट्टी हो जाती थी, उसके बाद रात के 11-11, 12-12, 1-1 बजे तक चलता था। मैंने किया है, मैंने 30 साल बामसेफ में दिल्ली में काम किया है, और सारे बामसेफ का काम शाम को 6 बजे शुरू होता था और रात के 11-12 बजे तक चलता था। तो एक लड़की होते हुए घर वालों ने लांछन लगाए कि तू कहाँ जाती है, क्या करती है 12-12 बजे तक। लेकिन बहन कुमारी मायावती ने, उस लड़की ने घर वालों की परवाह नहीं की, घर वालों को जवाब दिया। और जब घर वालों ने एक दिन कह दिया तो भाई इस तरीके से तू आएगी, ये कांसीराम ये फटी चप्पल पहन के घूमता रहता है, खुद उसके पास कुछ नहीं है, तुझे क्या देगा। लेकिन सोच देखिए उस लड़की की, उसका विजन देखिए। अंततः उनके पिता ने एक दिन उनको अल्टीमेटम दे दिया कि या तो तू कांसीराम के मिशन को चला या फिर घर में रहे। और अगर घर में रहना है तो घर में रहे, मिशन चलाना है तो घर छोड़ दे। और उसी वक्त, मतलब बहन कुमारी मायावती जी ने उसी वक्त तुरंत अपना बक्से में सामान, कपड़े रखे और तुरंत घर छोड़ करके जो करौल बाग में बामसेफ का कार्यालय होता था, पार्टी का कार्यालय, वहां तुरंत आकर के छोड़ के आ गई। और उसके बाद आज तक मुड़ के नहीं देखा। और इस बात को 25 लाख की भीड़ में बहन कुमारी मायावती ने लखनऊ की मीटिंग में जब मुख्यमंत्री बनी थी तो ये कहा था। मैं उस मीटिंग में मौजूद था। उसमें बहन जी ने कहा था कि बाहर के लोगों को तो छोड़ो, घर के लोगों ने लांछन लगाए। उनके पिताजी और माताजी बैठे हुए थे वहां मंच पे। उनको कहा कि भाई ये हमारे पिताजी हैं। ये लड़कों को तवज्जो देते थे, लड़कियों को कुछ नहीं देते थे, इन्होंने लांछन लगाए। हालांकि वो माताजी उनकी सपोर्ट करती थी, माताजी का बहुत सम्मान करती थी, आज भी करती हैं। लेकिन पिताजी ने उनको इस तरीके से लांछन लगाए जो भरी मीटिंग में उन्होंने कहा था। तो ऐसी हिम्मत है किसी लड़की के अंदर, है किसी बाप में जो अपनी लड़की को भेज दे, है किसी भाई में जो अपनी बहन को भेज दे? किसी में नहीं है। तो जब इतनी हिम्मत हमारे अंदर नहीं है तो फिर किंतु परंतु हमें नहीं करनी चाहिए, किंतु परंतु नहीं करना चाहिए। और मेरा अपना निवेदन है इसीलिए सभी लोगों से अपील है कि घर को बनाने के लिए हमें काम करना चाहिए, घर को उजाड़ने के लिए नहीं करना चाहिए। और इन सब चीज़ों को सोचते हुए बहुत सारे सवालात मुझे भी मालूम है, मुझसे भी बहुत लोगों ने सवाल पूछे हैं, बहुत सारे सवालात हैं बहुजन समाज के लोगों के। उन सवालात का जवाब देने के लिए एसएम न्यूज़ ने एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि उन सारे इतने सारे सवालात हैं बहुजन समाज के, खास करके बहन जी से, कि वो एक दिन के इस प्रोग्राम में सभी सवालों का जवाब नहीं दिया जा सकता। इसलिए एसएम न्यूज़ ने, क्योंकि एसएम न्यूज़ से भी बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछते हैं, तो एसएम न्यूज़ को भी यह तजुर्बा है। एसएम न्यूज़ पिछले बहुत सालों से बहुजन मूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं और उनसे बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, तो उनके पास भी सवालों की बहुत लंबी लिस्ट है। मेरे पास भी सवालों की बहुत लंबी लिस्ट है जो मुझे पूछे गए हैं। उन एक एक सवाल का जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। इसलिए ये सीरीज शुरू की है बसपा का वो इतिहास जो कभी हम भूल नहीं सकते, और कुमारी मायावती के संघर्षों का सफरनामा, स्वाभिमान और संघर्ष का सफरनामा। इसमें जो तरह तरह के सवाल हैं, हमारे पास जो सवाल हैं एक एक कर उनका जवाब देंगे।
और बीच में भी दर्शकों के जो सवाल आएंगे हम उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। इसलिए मेरा सभी बहुजन समाज के सभी वर्गों से, चाहे बुद्धिजीवी हैं, चाहे गांव के हैं, चाहे मजदूर हैं, चाहे व्यापारी हैं, चाहे विद्यार्थी हैं, सभी से मेरा निवेदन है, मेरी अपील है कि हमें करना चाहिए। संभल जाइए इससे पहले कि देर हो जाए। और हमें मिशन पे बैक टू सोसाइटी के आधार पर हमें काम करना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं। हम आपको इस सीरीज में प्रतिदिन शाम को 6 बजे ये सीरीज शुरू होगी। आप सभी से निवेदन है कि इस सीरीज को अवश्य देखें और अपने सवाल भी अवश्य करें, कोई अगर सवाल आपके जहन में आते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज का, जो ये सीरीज शुरू कर रहे हैं सारे सवालों के जवाब देने के लिए। और मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज का कि मुझे भी इस काम की जिम्मेदारी दी गई है। और मैं धन्यवाद करता हूं आप सभी दर्शकों का। और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद है कि आप जो बुद्धिजीवी दर्शकगण हैं इस बात को सहजता से लेंगे, इस बात को रखेंगे, अपने सवालातों को रखेंगे और तर्क के आधार पर हमें इस चीज को चिंतन मनन करेंगे। और जो बहुजन मूवमेंट चल रहा है, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो परिवर्तन की लड़ाई चल रही है, उसमें आप ईमानदारी से बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। इसी के साथ सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी को मेरा आभार, सभी को मेरा प्रणाम।